हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इतिहास चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यह किताब जो है बिहार बोर्ड स्पेशलिस्ट बुक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति एकता, सम्मान, भावना, आदर रखना। ठीक है, मिलजुल कर रहना आपस में, वही क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। या एक शब्द में आप कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति यानी देश के प्रति मर मिटना राष्ट्रवाद होता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी अन्य देश में चले जाते हैं, वहाँ आपके देश की बुराई अगर कोई कर देता है या राष्ट्र की बुराई कर देता है, तो आपसे सहन नहीं होता है, आप उसको वही जवाब दे देते हैं। यानी देश के इस क्या होता है कि आपके देश के प्रति लगाव है, सम्मान है, आदर है, भावना है। ठीक है, तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। जो राष्ट्रवाद है आधुनिक आज के विश्व की, पूरे जो भी विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, उसी से लिया गया है, राजनीतिक से ही। यह एक ऐसी भावना है, देखिए यहाँ राष्ट्रवाद की परिभाषा है, यहाँ से लेके यहाँ तक राष्ट्रवाद की आपका परिभाषा है, चाहे तो लिख सकते हैं। तो लिखिएगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, यह की जगह राष्ट्रवाद लिख देना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गया। पूछेगा राष्ट्रवाद क्या है, तो यही लिखना है कि जो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक तरह से भावना है, किसी जानवर के नाम नहीं है। ठीक है, एक भावना है, अंदर से सम्मान प्रति करना। ठीक है, भावना हो गया, जो किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक या कोई सामाजिक सोशल परिवेश में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें एकता एक तरह से जोड़ कर रखने का काम करता है। कौन? राष्ट्रवाद। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण हुआ था ना, बीजारोपण का मतलब शुरुआत होता है कि राष्ट्रवाद माने लोगों में एकता के लिए जो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप के पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था। पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था, मतलब पहले ही से हो चुका था। परंतु 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुआ। जब फ्रांसीसी क्रांति 1779 ईस्वी में हुआ, फ्रांस में क्रांति हुआ, तब यह जाकर लोगों में दिखाई दिया कि हाँ, इनमें राष्ट्रवाद है। अब क्यों राष्ट्रवाद जरूरी है? क्योंकि देखिए राष्ट्र के प्रति तो एकता होता है। अब राष्ट्र को अगर कोई राजनेता है वो लूट खाएगा या राष्ट्र को किसी गलत राह पर ले जाएगा, तो लोगों में तो एकता का भावना होगा ही कि नहीं, राष्ट्र के प्रति गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तब यह सामने आया था। अब समझिएगा थोड़ा सा, फ्रांस में इससे पहले नेपोलियन के समय फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। पहले लुई 18वां का वहाँ का राजा था, फ्रांस। लुई 16वां फ्रांस का राजा था। अब जानिए राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में। तो राजतंत्र, देखिए राजतंत्र का मतलब होता है ना कि राजा के द्वारा शासन करना, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अन्यथा कोई नहीं बनेगा। ये राजतंत्र होता है। और लोकतंत्र होता है लोगों के अधिकार, लोगों के मत के द्वारा, माने वोट के द्वारा बनाया गया राजा, वो लोकतंत्र होता है। तो राष्ट्रवाद में एक बुराई होता है यही कि किसी को हक नहीं है कि हम चुनाव लड़के या हम अपना अधिकार सिद्ध करके राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, यही बुराई है। अगर कोई कितना अच्छा है तो उसको राजगद्दी नहीं मिलेगी। जो राजा है उसके ही पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी पर बैठेंगे। समझ में आ गया? तो सुनिए क्या हुआ था कि परंतु 1779 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के रूप में प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी से यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। 19वीं शताब्दी में 1800 कुछ में यह सामने आक्रामक रूप से सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट थे, बहुत से कारण थे, और परिणाम भी युगा क्रांति रहे। इसका परिणाम भी रहे जो युगों युगों तक याद रहेगा। आगे देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में,
जो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में दो तरह के हुआ था। एक क्या जो भावना का विकास हुआ था, किसके द्वारा हुआ था यूरोप में राष्ट्रीयता के भावना का विकास के दो कारण क्या क्या था। पहला था कि फ्रांस की राज्य क्रांति, जो फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ था वो, और दूसरा था कि उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया। तत्पश्चात उसके बाद नेपोलियन ने के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद को जगाने के लिए एक तो कारण था कि फ्रांस के राज्य क्रांति, और दूसरा था नेपोलियन के आक्रमण। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था तो राजनीति को, जो राजनेता लोग राजनीति करते हैं, उस सब को उस परिवेश से बाहर करके उसे कहीं अखबारों में छाप दिया, और नहीं कहता है कि सड़क पर ले आकर खड़ा कर देना, एकदम सड़क पर सर्वसाधारण एकदम समान। अब कहने का मतलब राजा को हटाकर लोगों के शासन के लिए, शासन चलने के लिए उसको क्या कर दिया कि सर्वसाधारण एकदम समान वस्तु बना दिया। मतलब कि उसको जैसे आम जनता होता है ना, राजा से एकदम आम जनता हो गया। तो कह रहा है वही कि राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में, जो यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के इस अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। यानी जो यूरोप के कई ऐसा राज्य है जहां पर राजतंत्र चल रहा था, जब नेपोलियन आक्रमण किया, अभियान चलाया, तो बहुत से देशों मतलब राज्यों में इनका संदेश पहुंचा कि नहीं, नेपोलियन अच्छा किया है, बढ़िया किया है। नेपोलियन का किया सबसे पहले कि जर्मनी और इटली के राज्यों को, जो जर्मनी और इटली के राज्य हैं, भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकालकर, उसका पहले कुछ और नाम था, भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकालकर उसे वास्तविक नाम दिया और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो वहाँ इटली है और जर्मनी है, एकीकरण के मतलब होता है एक में मिलना, एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, क्योंकि इटली और जर्मनी जो थे ना, इटली में ऑस्ट्रिया का शासन हुआ करता था, उसे छोटे छोटे कई राज्यों में बांट दिया था, 39 को रियासत में बांट दिया था, जबकि जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था। ठीक है, और सबका अलग अलग राजा हुआ करता था। तो नेपोलियन चाहता था कि जैसे 300 राज्य है सब एक में मिल जाए। अलग आगे देखिए, दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। देखिए, नेपोलियन के नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में जो है देशभक्ति, यानी कि लोग देश के प्रति भक्ति के लिए करने के लिए जग गए। नेपोलियन के पतन के बाद, जब नेपोलियन का पतन हो गया, तो यूरोप की विजय शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्र हुई। यहाँ देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये आपको याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ठीक है, जब नेपोलियन का पतन हुआ तो विजय शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था। जब नेपोलियन का पतन हो गया तो यूरोप की विजय शक्ति, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना, यूरोप में जितनी भी विजय शक्तियाँ थी वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, और फिर जिनका उद्देश्य था कि यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना, माने वही व्यवस्था लाना, राजतंत्र ही लाना, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। जब नेपोलियन का अंत हो गया, पतन हो गया, तो सब जितना भी हारल सब राजनेता थे, चाहे या कह सकते हैं कि जितने भी राजा हुआ करते थे, सब ऑस्ट्रिया में आकर बैठक किए, और ये फिर बोला गया कि फिर से वही व्यवस्था आना चाहिए जो नेपोलियन ने समाप्त कर दिया, यानी राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, फिर से उसको वापस लाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ थे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां
नई शक्ति या विजय शक्ति या राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही है। ठीक है, जो इसमें भाग लेने वाले इसको देखने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां हैं वो राजनीति को निर्धारित करने के लिए नए तत्वों में उभर रही है। अब सुनिए आगे। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। देखिए 1 नंबर में ये भी पूछता है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, तो मेटरनिख। याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, मेटरनिख। तो 1815 ईस्वी में के वियना सम्मेलन की जो मेजबानी कर रहा था वो ऑस्ट्रिया के, जो वियना सम्मेलन नहीं आया था, सब राजा वहाँ बैठक हुआ था, तो उसका मेजबानी मतलब लीडरशिप कह सकते हैं, वो कौन किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है किसी की बात ना सुनना, खुद की मनमानी रखना। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की कि जिसका उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। मतलब ये सब देश मिलकर जो उसमें अब शांति के लिए एकत्र हुए थे कि शांति हो रहे। ठीक है, तो आगे देखिए कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति के दिन थी उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। सुनिए क्या कह रहा है कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस क्रांति के दिन थी, यानी कि गणतंत्र का मतलब होता है कि लोगों द्वारा शासन। अभी लोकतंत्र बताए ना, लोकतंत्र का मतलब ही गणतंत्र होता है, लोकतंत्र कहिए चाहे गणतंत्र कहिए, तो लोगों द्वारा शासन करना। अब प्रजातंत्र क्या होता है कि देखिए राजा के अगर कोई पुत्र नहीं है, जैसे नहीं होता कि कोई राजा के पुत्र नहीं होता है तो वह मंत्री को ही अपना पुत्र मानकर उसे ही राजा बना देता है, या मंत्री के बेटे को, मतलब कि जिस पर राजा हाथ रख देगा जैसे अपने शासन करने के बाद तो वो राजा बन जाएगा, तो उसी के वो प्रजातंत्र हुआ है, क्योंकि प्रजा अपने प्रजा को राजा बनाएगा, उसका अगर पुत्र नहीं है तो कह रहा है कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, जो फ्रांस के क्रांति हुआ था उसकी देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। यही था कि गणतंत्र और प्रजातंत्र जो फ्रांस क्रांति की देन थी उसका विरोध किया जाए, मतलब नहीं आना चाहिए, क्योंकि और पहले की जो व्यवस्था थी राजतंत्र उसी को स्थापित करना मेटरनिख के उद्देश्य था, मेटरनिख का व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। नेपोलियन युग हट गया जब वियना सम्मेलन हुआ, बैठे लोग, तब वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन के युग का अंत हो गया और मेटरनिख के युग की शुरुआत हो गई। ठीक है, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए, जो इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए, अब सुनिए इटली पर किसका प्रभाव था, ऑस्ट्रिया के था। ठीक है, पूछता है 1 नंबर में कि इटली पर किसका प्रभाव था, ऑस्ट्रिया के। तो इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया था। अभी बताए थे ना कि कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब बताइए कि कई को छोटे छोटे टुकड़ा बांट देंगे तो उन लोग की शक्ति घट जाएगी, है कि नहीं। अगर आप ही लोग बताइए कि आप लोग 4 भाई हैं तो एक में मिलकर रहिएगा तो कितना शक्तिशाली से रहिएगा। अगर आपस में अलग अलग हो जाइएगा तो सब आपस में कमज़ोर हो जाइएगा, है कि नहीं जी। तो इसी प्रकार है कि वह कई राज्यों में विभाजित कर दिया था अलग अलग, ताकि बढ़िया से हम शासन कर पाए। जब अलग अलग राज्य में बांट देंगे तो उतना कोई विरोध हो नहीं करेगा, एक में रहेगा तब ना विरोध होगा। देखिए, और जिससे सिसिली, वहाँ जगह के नाम है, कहाँ के, इटली के, सिसिली और नेपल्स 2 जगह है। ये प्रदेश को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। यानी इटली में सिसिली और नेपल्स के जो प्रदेश है उसको बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया कि जाइए यहाँ पर राज कीजिए। ठीक है, रोम और उसके आसपास के कई राज्य पोप को सौंप दिए गए, यानी वहाँ पोप राजा को सौंप दिए गए। कहाँ के, रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को पोप को सौंप दिया गया। आगे सुनिए, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। माने लोम्बार्डी और वेनेशिया पर खुद ऑस्ट्रिया ही
वहाँ अपना राज्य किया। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए और जेनेवा और सिडनिया पिडमाउंट के राज्य को सम्मिलित कर दिया गया। मतलब जितना इटली में छोटा छोटा राज्य था, किसी न किसी राजा को सौंप दिया गया और कुछ खुद से अपना ही प्रभाव कायम किया। कौन? मेटरनिख। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। जर्मनी में कितने? 39 गो रियासतों का संघ कायम रहा। इटली के बात हो रहा था, अब जर्मनी में देखिए, जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया और हर संभव प्रयास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना न जगे। इन्हें इटली के तो संभाल के रख ही किया था, मतलब राज करिए रहा था। उन्हें जर्मनियों पर अपना अधिकार बनैले था। कौन? ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी की कितने 39 गो रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार था, है ना जी। ऑस्ट्रियता के अधिकार स्थापित किया गया और सुनिए, हर संभव प्रयास किया गया कि वहाँ, मतलब यही प्रयास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना न जगे, मतलब राष्ट्र के प्रति लोग न सोचे ज़्यादा। अगर राष्ट्रीयता की भावना अगर आ जाएगा तो लोग क्या कर देंगे? क्रांति ले आ देंगे, ठीक है, आंदोलन पर हो जाएंगे। तो इस तरह से हर संभव प्रयास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। मतलब यह जो हुआ अस्थायी साबित नहीं हुआ और जल्द ही यूरोप में का हुआ राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ और जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए, ठीक है। उसमें राष्ट्रीयता की भावना आ गया और यूरोप के सभी देश का हो गए, उससे प्रभावित हुए। आगे सुनिए, आगे देखिए कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत, अब फ्रांस में है कि वियना जब व्यवस्था, वियना कौन है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति से पहले की व्यवस्था, पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। मैंने कह रहा है कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत जो क्रांति से पहले की व्यवस्था, कब? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कह रहा है, व्यवस्था को स्थापित करने, मैंने फ्रांसीसी क्रांति के पहले की व्यवस्था क्या थी? राजतंत्र थी। उसी को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। वहाँ फिर बुर्बो राजवंश को लाया गया ताकि राजतंत्र आए और लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। देखिए, राजतंत्र आया तो राजा कौन बना गया? लुई 18वां। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थिति को समझा, मैंने जो बदला हुआ परिस्थिति उसको समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। मैंने पहले की जो व्यवस्था थी उसको थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य, जो प्रतिक्रियावादी थे, जो विरोधी थे और सुधारवादी थे, दोनों के शक्तियों के मध्य नहीं होता है एगो पक्ष एक विपक्ष, दोनों शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। मैंने दोनों के बीच सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बैठाने का प्रयास किया और इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया। 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी हुआ और 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलता रहा, ठीक है। इसके बाद 1848 तक चलता रहा। इसके बाद चार्ल्स, जब 1848 के बाद पहले कौन था? लुई 18वां। अब उसके बाद चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। उसके बाद कौन बना? चार्ल्स 10। अब इसके शासनकाल में सुनिए क्या हुआ था। देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति आगे है, जुलाई 1830 की क्रांति। 5 नंबर के क्वेश्चन है, पूछता ही है या पूछ सकता है, ये नहीं कहेंगे कि पूछ वही करेगा, पूछ सकता है। 5 नंबर के क्वेश्चन सुनिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, इतना। चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। जो चार्ल्स 10 था एक निरंकुश था। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके।
प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है विरोधी, खुद के अपना ही बात मनाने वाला शासक था। ठीक, समझ में आ रहा है ना। जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। फ्रांस में जब फिर से राष्ट्रीयता उभरने लगा, ठीक है, राजतंत्र से लोकतंत्र के मांग के लिए और जनतंत्रवादी भावनाओं को दोनों को दबाने का कार्य किया। कौन? चार्ल्स दसम। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई तरह के गतिरोध उत्पन्न किए। मतलब गतिरोध का मतलब होता है कई तरह के विरोध प्रकट किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी जैसन ऊ था उसन अगुवाऊ के पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। देखिए सुनिए, जब पोलिगनेक प्रधानमंत्री बना तब पोलिगनेक ने सबसे पहले क्या किया ना कि लुई 18वां द्वारा, जो इन्हें लुई 18वां भी प्रधानमंत्री था ना 1814 से, तो लुई 18वां द्वारा जो स्थापित था समान नागरिक संहिता, माने सभी नागरिक को समान अधिकार दिया जाए, यही समान नागरिक संहिता होता है। तो समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली मतलब ताकतवर अभिजात वर्ग की स्थापना कर उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। मतलब ताकतवर वर्ग की स्थापना कर दिया। ठीक है, मतलब कोई भी उसके सामने बोल नहीं सकता है, कोई भी राजा से अपना इंसाफ नहीं मांग सकता है, इस तरह से कर दिया। ठीक है, आगे सुनिए। उसके इस कदम को उदारवादियों का मतलब होता है सुधारवादियों, जो सुधार के सोचता है। उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया और चार्ल्स दसम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों के गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो जब देखिए सुधारवादियों ने समझा कि नहीं अभी अत्याचार कर रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने लगा लोग। जब आवाज़ उठाने लगा तो सोचा कि इन लोग के आवाज़ को दबा दे, यानी यही गला घोटने का प्रयास किया कि इन लोग के आवाज़ को हम दबा देंगे ना तब बढ़िया हो जाएगा। परंतु इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में पूरा क्रांति हो गया और क्रांति होने के बाद 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया और इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसके बाद मतलब परिणामतः मैंने इसके बाद चार्ल्स दसम जो था उसको फ्रांस की राजगद्दी त्याग करनी पड़ी। राजगद्दी त्याग करके इंग्लैंड भाग गया, इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में जो बुर्बो वंश चल रहा था उसके शासन का अंत हो गया। ठीक, फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश जो अंत हो गया उसके स्थान पर अब आया आयरलैंड्स वंश को गति सौंपी गई। मैंने आयरलैंड्स वंश की इस वंश के शासक लुई फिलिप था। उसने उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता के समर्थन से मतलब कौन सुधारवादी उदारवादी और पत्रकार जो है और पेरिस में जो जनता है उनके समर्थन से तो सत्ता प्राप्त कर ली। परंतु उनकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष में और संवैधानिक गणतंत्र में नियमित रही। तो ये हो गया क्रांति। अब है कि क्रांति के प्रभाव 1830 के जो क्रांति के प्रभाव हुआ क्या हुआ था। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टरवादी राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्र के राजनीतिक एकीकरण
संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन हो उठे और आगे चलकर फ्रांस के लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी और जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। सुनिए क्या हुआ। जब 1830 के क्रांति के बाद लुई 14 को राजगद्दी त्याग करना पड़ा और इसके जगह आर्लेंस वंश के शासक लुई फिलिप के बिठाया गया, तो इसमें भी कुछ कमी पाया गया। ठीक है, इसमें कुछ कमी पाया गया जिसके इसके विरुद्ध आवाज़ उठने लगी और फ्रांस में एक और क्रांति की लहर आ गई, मतलब पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। अब पढ़ेंगे 1848 की क्रांति अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही और जानेंगे अगले वीडियो में क्यों आखिर लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठी थी और क्या कारण था। ठीक है, बस बने रहिए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।